जो मिल सके आसानी से उसकी ख्वाहिश किसे है, और जिद तो उसे पानी की है जो मुकद्दर में लिखा ही नहीं। मेहनत इतना करना चाहिए कि तुम्हारे भाग्य में जो नहीं है उसके लिए तुम्हें लड़ना पड़ता है, तब जाके तुम्हारा नया भाग्य बनता है। मनुष्य का भाग्य सिर्फ और सिर्फ उसके हाथों की लकीरों में नहीं होता, बल्कि अपनी हाथों की मुट्ठी में भी होता है। ये बात तुम सब लोगों ने सुना ही होगा। क्यों कह रहा हूं मैं ये बात? क्योंकि ये चैप्टर है बहुत टफ नीट के कैंडिडेट्स के लिए। फोटोसिंथेसिस और रेस्पिरेशन एक ऐसा चैप्टर है, ये दोनों ऐसा चैप्टर है जिसमें कि मैक्सिमम कंफ्यूजन और मैक्सिमम डाउट्स बच्चों को होता है। हर साल रेगुलर कुछ ना कुछ बच्चों में ये देखने को मिलता है कि सर लास्ट में आते आते फोटोसिंथेसिस भूल गया, कैम पैथवे केल्विन साइकिल भूल गए, C3C4 जो हम लोग पढ़ते हैं वो भूल गया, उसी का एक नाम है ये। ठीक है, चलो तो आज हम लोग उसी चीज को लेके बात करेंगे आज के लेक्चर में। केल्विन साइकिल एंड हम लोग बात करेंगे, आज हम लोग केल्विन साइकिल को ही लेके बात करेंगे, और CO2 कैसे प्राइमरी एक्सेप्टर की तरह बिहेव करता है, और ATP और NADPH कैसे यूज होता है, ये तुम लोगों को जरूर याद रखना है। बहुत बच्चे मुझे ये कमेंट करते हुए मैंने सुना है कि सर क्लासेस थोड़ा इंटरेस्टिंग, थोड़ा मतलब थोड़ा सा मजेदार क्यों ना हो। नहीं होगा। जो मजे लेने के लिए क्लास में आ रहे हो जल्दी से भाग जाओ, जो सजा पाने के लिए क्लास में आ रहे हो यू आर वेलकम। यही सजा पिछले साल के, मतलब पिछले नहीं, अगले साल के 5 मई के दिन, यानी कि नीट के दिन तुम लोगों को बहुत काम पे आएगा। तब जाके याद आएगा सर का वो एक एक लाइन जो सर ने शांति से बोला था। मैं यहाँ पे सर्कस करने नहीं बैठा हूँ, मैं यहाँ पे पढ़ाने बैठा हूँ। ठीक है, और तुम लोग जो भी स्टूडेंट्स इसको देख रहे हो, मेरा दावा है, मैं जानता हूं कि तुम लोग बहुत सीरियसली देख रहे हो। एक एक वर्ड्स को बहुत अच्छे से सुनना है, नोट डाउन करना है, और NCERT को समझते चलना है, रटना नहीं है। चलो, फर्स्ट टॉपिक, वेयर आर ATP एंड NADPH यूज्ड एग्जैक्टली? कहाँ यूज होता है? we learned that products of light reaction, क्या लर्न किया है हमने? products of light reaction are ATP and NADPH, यानी कि लाइट रिएक्शन का जो प्रोडक्ट है वो क्या है? ATP NADPH है। हम लोगों ने पढ़ा था कि लाइट रिएक्शन में NADPH बना है और ATP बना है एंड ऑक्सीजन बना है। कैसे ऑक्सीजन बना था? वाटर स्प्लिटिंग हुआ था और उसी से H+ आयंस बना था और ऑक्सीजन बना था हाफ O2। ठीक है, ये रिएक्शन। और NADPH कैसे बना था? इसी H+ स्ट्रोमा से जाके NADP से जुड़ के और एक इलेक्ट्रॉन जुड़ के NADPH बनाया था। ठीक है, कल की ही क्लास में हम लोगों ने इसका बारे में बात किया था। ATP कैसे बना था? Z स्कीम के द्वारा, और किसके द्वारा? साइक्लिक पैथवे जो हम लोगों ने पढ़ा था उसके द्वारा बना था। ठीक है, और Z स्कीम क्या है? नॉन साइक्लिक है। चलो अब देखो, दीज O2, ये O2 करता क्या है? जो O2 यहाँ पे बना हुआ है ऑक्सीजन। हम लोग सभी जानते हैं कि प्लांट ऑक्सीजन निकालता है खुद से, प्लांट ऑक्सीजन खुद से निकालता है। ठीक है, खुद से रिलीज करता है। तो ये ऑक्सीजन करता क्या है? diffuses out of the chloroplast while ATP and NADPH are used to drive the process leading to synthesis of food, more accurately sugars। यानी कि ऑक्सीजन क्या करेगा? इस प्रोसेस को, जो फूड के सिंथेसिस यानी कि फूड को डेवलप, फूड को तैयार करने में हेल्प करेगा, मोर एक्यूरेटली जो शुगर्स को तैयार करने में हेल्प करेगा, वो प्रोसेस को करने में ATP एंड NADPH हेल्प करवाएगा, लेकिन O2 क्या होगा? डिफ्यूज आउट हो जाएगा।
डिफ्यूज आउट हो जाएगा। चलो, दिस इज बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस, यानी कि इसको क्या बोलते हैं बबुआ? बायोसिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। यानी कि बायो का मतलब क्या है? कोई भी जैवीय पदार्थ, यानी कि ऑर्गेनिक सब्सटेंस, या फिर कोई भी शुगर जिसके अंदर कार्बन है, वो सिंथेसिस या फिर तैयार हो रहा है, तो इसीलिए बोलते हैं बायोसिंथेटिक फेज, यानी कि किसी भी बायो सब्सटेंस का सिंथेसिस हो रहा है, सिंथेटिक फेज ऑफ फोटोसिंथेसिस। दिस प्रोसेस दैट डज नॉट डायरेक्टली डिपेंड ऑन द प्रेजेंस ऑफ लाइट, यानी कि लाइट के प्रेजेंस के ऊपर ये डिपेंड नहीं करता, बट इज डिपेंडेंट ऑन द प्रोडक्ट्स ऑफ लाइट रिएक्शन, यानी कि लाइट रिएक्शन से एटीपी एनएडीपी बना है, उसी शक्ति को यूज कर लो, खाना बना लो और कर दो टाटा बाय बाय। ATP and NADPH besides CO2 and H2, यानी कि CO2 और H2O तो लगता ही लगता है, क्योंकि अगर CO2 ना हो, अगर CO2 ना हो और H2O अगर ना हो, तो क्या हो? CO2 के अंदर से कार्बन पाओगे, ऑक्सीजन से ऑक्सीजन पाओगे, और यहाँ से हाइड्रोजन पाओगे। ये तीनों मिला के क्या बनाएगा? यहाँ से कार्ब, यहाँ से O, यहाँ से हाइड्रोजन का हाइड्रेट, तो बन गया ना हमारा कार्ब ओ हाइड्रेट। और एक कार्बोहाइड्रेट का नाम बोलना जरा, शुगर, जो प्लांट बनाता है। समझ में आया कि नहीं? जल्दी से बोलना जरा। समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आया है, इस लेक्चर को पीछे जाओ, फिर से देखो, समझ में जरूर आएगा। और अगर नहीं आया है, कमेंट बॉक्स में बताना है। फ्री में सब कुछ क्वालिटी का अवेलेबल है, यूज करना सीखो, बस यूज करना सीखो। टीचर बैठा है तुम्हें पढ़ाने के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, माँ बाप भी उसी बच्चे पे पैसा फूकते हैं जो बाहर बीड़ी नहीं फूकता, तो टीचर भी उसी बच्चे पे इन्वेस्ट करता है जो खुद पे इन्वेस्ट करने में इंटरेस्ट रखता है। तो इसीलिए खुद को प्रायोरिटी दो, टीचर्स को यूज करना सीखो। चुप बैठने से नीट क्रैक नहीं होता। चलो, you may wonder how this could be verified. It is simple. Immediately after light becomes unavailable, यानी कि लाइट जब चला जाएगा, the biosynthetic process continues for some time, यानी कि biosynthetic process कुछ देर के लिए चलेगा, and then stops. If then light is made available, the synthesis starts again, यानी कि जब लाइट आएगा, तब जब लाइट चला जाएगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा? बायोसिंथेटिक प्रोसेस कुछ ही देर के लिए चलेगा कि भाई शुगर बना दिया। जब लाइट फिर से आएगा, फिर से एटीपी एनएडीपीएच बनाएगा और फिर से शुगर बनेगा। समझ में आ गया? नहीं आया है, मैं अब फिर से बताता हूँ। देखो 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 देखो, क्लियर होना बहुत जरूरी है। देखो, देख लो। जब लाइट आएगा, जब लाइट आएगा, तब क्या होगा? तब क्या होगा? तब एटीपी बनेगा, और क्या बनेगा? NADPH बनेगा। ठीक है, यही जब लाइट चला जाएगा तब शुगर्स बनाएगा। ठीक है, फिर ATP NADPH हो गया खत्म। फिर से लाइट जब आएगा तब फिर से ये बनेगा ATP NADPH, फिर से शुगर बनेगा। फिर से जब ये खत्म हो जाएगा, फिर से ये प्रोसेस दोबारा चलेगा। समझ में आ गया? यही बोला गया है यहाँ पर। इसीलिए कहते हैं NCERT को धीरे धीरे पढ़ो, मौज में मत पढ़ो। नीट देने जा रहे हो, रशियन सर्कस करने नहीं जा रहे हो हमारे भाई, डॉक्टर बनने जा रहे हो। एक एक दवा इधर से उधर हुआ, एक नस इधर से उधर हुआ, एक छुरी इधर से उधर लगा, तो समझ लो कि क्या हो जाएगा। एक सर्जरी का एक नर्व अगर गलती से भी दूसरा नर्व पे चला गया, एक नर्व कट गया और नर्व की जगह, ठीक है, तो समझ लो कि क्या होने वाला है पेशेंट के साथ। ठीक है, चलो, can we hence say that calling the biosynthetic phase as a dark reaction is
misnomer. Discuss them amongst yourself. Let us see how ATP and NADPH are used in the biosynthetic phase. समझ तो लिया भाई कि बायोसिंथेटिक फेज में एटीपी और एनएडीपीएच लगता है. एक सेकेंड जाओ मेरे भाई. are used in the biosynthetic phase. We saw earlier that CO2 is combined with H2O to produce CH2O whole N और sugars. CO2 combine करता है sugar बनाने के लिए. It was interest to scientists to find out how this reaction proceeded. यानी कि कैसे ये चल रहा है भाई. हम लोगों ने ये देख लिया कि ATP NADPH से ये बन रहा है, सब कुछ हो गया, लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि ये काम कैसे करता है. अब पता चलेगा. Or rather, what was the first product formed when CO2 is taken into a reaction or fixed? Just after World War II, यानी कि अभी World War II जब खत्म हुआ है, समझ लो कि तुम इस टाइम में चले गए हो कि अभी World War II खत्म हुआ है. Among the several efforts to put radioisotopes to beneficial use, यानी कि तब क्या हुआ था ना, रेडियो आइसोटोप का यूज किया गया था. ओपेनहाइमर जिन्होंने देखा है वो लोग जानते हो कि रेडियो आइसोटोप या फिर ये कहानी क्या है. तब इस कार्बन 14 के रेडियो एक्टिविटी को टेस्ट किया जा रहा था. ठीक है. मेल्विन केल्विन ने क्या किया था, मेल्विन केल्विन ने क्या किया था, the use of radioactive carbon 14 by him in algal photosynthesis studies led to discover that the first CO2 fixation product was a 3 carbon organic compound. यानी कि उन्होंने एक एल्गी के ऊपर टेस्ट किया था कार्बन 14 का. रेडियो एक्टिव आइसोटोप था ये, रेडियो एक्टिव था ये. ठीक है, समझ गए हाँ कि ना बोलो. तो ये इसने क्या किया था, 3 कार्बन ऑर्गेनिक एसिड. इन्होंने ये बोला था कि भाई फर्स्ट फिक्सिंग प्रोडक्ट क्या होता है, 3 कार्बन का, मतलब 3 कार्बन का एक ऑर्गेनिक एसिड होगा, ये उन्होंने बोल दिया था. ओके. He also contributed to working out the complete biosynthetic pathway, hence it was called Kelvin cycle after him. 3-phosphoglyceric acid, in short PGA. यानी कि ये जो फर्स्ट फिक्स्ड प्रोडक्ट है ये क्या है, PGA है. समझ गए हाँ कि ना बोलो. चलो अभी हम लोग इसी को पढ़ेंगे कि केल्विन साइकिल कैसे काम करता है. पूरा केल्विन साइकिल को हम लोग आज पढ़ेंगे. ठीक है. चलो. साइंटिस्ट ऑल्सो ट्राई टू नो वेदर ऑल प्लांट्स हैव PGA, कि सभी प्लांट्स में क्या PGA होता है, सभी प्लांट्स में पाया जाता है क्या. साइंटिस्ट ने ये जानने की बड़ा कोशिश किया एज द फर्स्ट प्रोडक्ट ऑफ CO2 फिक्सेशन, और वेदर एनी प्रोडक्ट was formed in other plants, यानी कि कोई अदर प्लांट्स में क्या कोई प्रोडक्ट था हाँ कि ना, क्या कोई प्रोडक्ट था हाँ या ना. Experiments conducted over a wide range of plants led to the discovery of another group of plants where the first stable product of CO2 fixation was again an organic acid. यानी कि कुछ अलग पाया गया कुछ प्लांट के अंदर कि वहां पे भी CO2 फिक्सेशन के लिए, यानी कि एयर का जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसको प्लांट अपने अंदर खाने के तौर पे फिक्स करके रख देगा शुगर के हिसाब से. ठीक है. तो क्या पाया गया कि मतलब शुगर ही सिर्फ और सिर्फ नहीं, पहले तो शुगर बनने के पहले तो कुछ करना पड़ेगा ना. देखो शुगर 6 कार्बन का होता है, ग्लूकोज, तो इसके लिए पहले 3 कार्बन का कुछ बना लो, उससे 3 जोड़ देना तो 6 कार्बन हो जाएगा, या फिर 4+2 कर दो, उससे 6 कार्बन का बना लो. तो पाया गया कि ऑक्सैलोएसिटिक एसिड नाम का एक 4 कार्बन का चीज है, एक 4 कार्बन का मतलब मॉलिक्यूल है,
उसके वो पाया गया कि इसके अंदर एक ऑर्गेनिक एसिड है जो कि 4 कार्बन का होता है कुछ प्लांट्स के अंदर, जिसके अंदर पीजीए नहीं पाया जाता, ऑक्सैलो एसिटिक एसिड पाया जाएगा। सिंस देन CO2 assimilation during photosynthesis was said to be of two main types, यानी कि 2 टाइप में होता है CO2 का एसिमिलेशन, जुड़ना, C3 pathway एंड C4 pathway। C3 pathway में स्टेबल प्रोडक्ट बनता है क्या, फॉस्फोग्लिसरैल्डिहाइड या फिर फॉस्फोग्लिसरिक एसिड, और OAA C4 pathway में बनता है जो कि ऑक्सैलो एसिटिक एसिड। तो CO2 प्राइमरी एक्सेप्टर के तौर पे काम कैसे करता है, चलो देख लेते हैं। Let us now ask ourselves a question। हम लोगों को खुद को एक क्वेश्चन पूछने दो। क्या पूछने दो सर, क्या पूछेंगे सर? By the scientists who were struggling to understand the dark reaction। Okay, कि साइंटिस्ट को ये आस्क करने दो कि मतलब ये क्वेश्चन खुद से पूछो कि डार्क रिएक्शन कैसे हो रहा है भाई, क्यों साइंटिस्ट ने इतना स्ट्रगल किया डार्क रिएक्शन को फाइंड करने में। तो ये बोल रहे हैं कि हाउ मेनी कार्बन एटम्स वुड ए मॉलिक्यूल हैव व्हिच आफ्टर एक्सेप्टिंग CO2 वुड हैव 3 कार्बन्स, यानी कि CO2 को एक्सेप्ट करने के बाद जो 3 कार्बन का बन जाएगा। तो ये क्या है, देखो इसमें बोला क्या गया है, देख लो। The studies very unexpectedly shows that the acceptor molecule was a 5 carbon ketose sugar। यानी कि ये सब होता कैसे, पहले एक कीटोस शुगर आएगा, 5 कार्बन का होगा वो, ओके, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट बोलते हैं उस कीटोस शुगर को। डिड एनी ऑफ यू थिंक ऑफ दिस पॉसिबिलिटी, यानी कि 5 कार्बन का हो सकता है क्या, ऐसा किसी ने सोचा था पहले? डू नॉट वरी, द साइंटिस्ट ऑल्सो टुक a long time and conducted many experiments to reach this conclusion। मतलब बहुत दिन लग गए थे साइंटिस्ट को ये सोचने में कि भाई ये जो डार्क रिएक्शन के अंदर मतलब ये जो CO2 ऐड हो रहा है, हम लोगों को क्या पता चला कि ये 3 कार्बन का हो रहा है फर्स्ट प्रोडक्ट। इसने ये सोचा था कि इस प्रोडक्ट को बनने के लिए पहला जो थिंग है वो 5 कार्बन का होगा, इसी के अंदर CO2 लगेगा, देखो 5 कार्बन और 1 कार्बन 6 कार्बन बन जाएगा, 6 कार्बन से 5 कार्बन और 1 CO2 मिला के टोटल 6 कार्बन हो जाएगा। 6 कार्बन से क्या होगा, उसको 2 into 3 कार्बन में डिवाइड कर दो, इसी 3 कार्बन का PGA बना दोगे, और इस 5 कार्बन के कंपाउंड को क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड। ओके, अल्फा कीटो ग्लूटामिक एसिड, सॉरी 5 कार्बन के इस कीटो शुगर को बोलेंगे राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। ओके, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। चलो, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट। चलो, बहुत लोगों को ये लगता है कि सर आपका एनर्जी थोड़े थोड़े टाइम पे कुछ डाउन लगता है। कोई एनर्जी डाउन नहीं है बच्चे, सिर्फ और सिर्फ मतलब कुछ काम करके लौटता हो तो थोड़ा सा एनर्जी ऐसा लगता है कि डाउन, तुम लोगों को लगता है कि डाउन जा रहा है, लेकिन असल में मैं जितना चाहता हूँ अपने दिमाग को उतना शांत रखने की कोशिश करता हूँ क्लास के दौरान, ताकि एक एक लाइन अच्छे से ले पाओ और क्लास अच्छे से हो पाए। ओके, चलो, they also believed that since the first product was a C3 acid, the primary acceptor would be a 2 carbon compound। यानी कि पहला जो प्रोडक्ट है वो तो 3 कार्बन का कंपाउंड है, तो CO2 एक्सेप्ट कर लेगा तो 2 कार्बन का ही होगा। लेकिन उन्होंने देखा कि नहीं, पहला प्रोडक्ट मतलब पहला जो चीज है जो
CO2 का एक्सेप्ट करता है, पहला जो मॉलिक्यूल है वो कितने कार्बन का है, वो भाई कितने कार्बन का है, वो है भाई 5 कार्बन का। ओके, दे स्पेंड मेनी ईयर्स, बहुत साल लगा दिए उन्होंने इसको देखने में कि 5 कार्बन का RuBp बना हुआ है। अब देखो केल्विन साइकिल, द केल्विन साइकिल, Kelvin and his co-workers then worked out the whole pathway, यानी कि पूरा जो pathway है ये केल्विन ने बनाया था कि अच्छा चलो काम कैसे करते थोड़ा देखते, and showed that the pathway operated in a cyclic manner, यानी कि एक cyclic manner में pathway चलेगा। The RuBp was generated, यानी कि RuBp generate करवाया जाता है, मतलब RuBp को generate करवाया जाता है, ये रहा 5 कार्बन का। Okay, let us now see how the Kelvin pathway operates and where the sugar is synthesized, यानी कि कहाँ से शुगर बन रहा है। Let us at the outset understand very clearly that Kelvin pathway occurs in all photosynthetic plant, यानी कि सभी प्लांट में Kelvin pathway तो होना ही होना है मेरे दोस्त। It does not matter कि ये C3 है या फिर C4 है, यानी कि पहला फिक्स प्रोडक्ट ऑक्सैलोएसिटिक एसिड बन रहा है या फिर हमारा जो OAA और PGA फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बन रहा है, ये मैटर नहीं करता। ओके, ये मैटर नहीं करता मेरे दोस्त। फॉर ईज ऑफ अंडरस्टैंडिंग द केल्विन साइकिल कैन बी डिस्क्राइब्ड अंडर 3 स्टेजेस, यानी कि 3 स्टेजेस में केल्विन साइकिल को डिस्क्राइब किया जा सकता है। क्या है वो 3 चीजें? कार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन एंड रीजनरेशन। अभी कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या है ये देखो, एटमॉस्फेयर से CO2 और H2O 5 कार्बन के इस पदार्थ में, इस मॉलिक्यूल में जाएगा, मॉलिक्यूल के अंदर घुसेगा, 5 कार्बन का ये है, 1 कार्बन डाइऑक्साइड घुस गया, तो 2-3 कार्बन का कंपाउंड यानी कि PGA फॉस्फोग्लिसरेट, जिसको हम लोग फॉस्फोग्लिसरिक एसिड बोलते हैं, ये 8 का मतलब होता है एसिड, ठीक है। फॉस्फोग्लिसरिक एसिड 3 कार्बन का 2 कंपाउंड जनरेट हो गया, क्योंकि 5 और 1 मिला के 6 होता है। 5 कार्बन का राइबोलोज बिसफॉस्फेट और 1 CO2, ठीक है। 1 कार्बन का CO2 दोनों मिला के 6 कार्बन हो गया। अब इस 6 को कर दो डिवाइड 2 into 3 में, तो 2-3 कार्बन का फॉस्फोग्लिसरेट बन गया। अभी इसको क्या होगा, ये रिडक्शन होगा, ATP और NADPH, इससे ADP निकलेगा और NADP प्लस निकलेगा। क्यों? यहाँ पे गया अंदर ATP प्लस NADPH, बाहर आया ADP प्लस इनऑर्गेनिक फॉस्फेट और NADP प्लस। क्यों? इसका जो बॉन्ड के अंदर जो एनर्जी है, इस एनर्जी को ले लिया और जो हाइड्रोजन है उसको ले लिया और बनाया ट्रायोज फॉस्फेट। क्या बनाया? ट्रायोज फॉस्फेट बना दिया, जो कि इससे क्या बनता है, सुक्रोज या फिर स्टार्च बनेगा, क्योंकि इसका हाइड्रोजन का जरूरत यहाँ पे है। ट्रायोस फॉस्फेट फिर से रीजनरेशन होगा, यानी कि यहाँ से फिर से एक ATP घुसेगा, यहाँ से एक ATP घुसा, यहाँ से एक NADPH घुसा, यहाँ से एक ATP घुसा और जो एक फॉस्फेट इसको दिया, रीजनरेशन हुआ किसका, फिर से राइबोलोज बिसफॉस्फेट बना दिया। यानी कि यहाँ पे एक मॉलिक्यूल ऑफ PGA फॉस्फोग्लिसरेट, सॉरी, एक मॉलिक्यूल ऑफ फॉस्फोग्लिसरेट के लिए, हाँ फॉस्फोग्लिसरेट के लिए कितना का ATP का खर्च करना पड़ रहा है, 2 ATP और 1 NADPH, है ना। तो 2 PGA के लिए कितना होगा, 4 ATP और 2 NADPH, यानी कि ये एक एनर्जी कंज्यूमिंग प्रोसेस है। रेस्पिरेशन इज ए कैटाबोलिक पैथ, सॉरी, फोटोसिंथेसिस के अंदर जो CO2 से जो शुगर बनता है वो एक कैटाबोलिक प्रोसेस है कि बनने में एनर्जी लगेगा। सोने को पिघलाओगे तो एनर्जी तो देना पड़ेगा अगर कुछ बनाना चाहते हो, वैसे ही शुगर बनाना है तो एनर्जी तो देना पड़ेगा, शक्ति तो देना पड़ेगा। शक्ति अगर खर्च नहीं करोगे तो कैसे शुगर बनवाओगे, बना रहे हो ना कुछ, समझ रहे हो, इतना ही हलवा है ये, ठीक है। कार्बोक्सिलेशन, अभी यहाँ के अंदर ये सब चीजें बोला गया है, थोड़ा सा पढ़ लेना।
स्टेबल प्रोडक्ट बनाता है, CO2 यूटिलाइजेशन होता है, कार्बोक्सिलेशन होता है। कार्बोक्सिलेशन का मतलब क्या होता है? कार्बन का एडिशन, 5 कार्बन की जो RUBP के अंदर एक कार्बन के कंपाउंड यानी कि CO2 का एडिशन बाय द एंजाइम। कौन सा एंजाइम काम करवाता है? ये RUBP कार्बोक्सिलेज यानी कि रूबिस को राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट का जो हमारा जो राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ये जो रूबिस्को नहीं, राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज, ऑक्सीजनेस नहीं, ठीक है। तो RUBP कार्बोक्सिलेज ये करवाएगा, RUBP में CO2 ऐड करवाने का काम करेगा, यानी कार्बोक्सिलेशन करवाएगा और 2,3-PGA बनाएगा। और अगर इस एंजाइम को देखो तो इसका एक ऑक्सीजनेशन एक्टिविटी भी होता है, इसीलिए इसको हम लोग राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट कार्बोक्सिलेज ऑक्सीजनेस यानी कि रूबिस्को बोलते हैं, जो कि पूरे यूनिवर्स का सबसे एबंडेंट प्रोटीन है, ठीक है। और एनिमल के अंदर क्या होता है? कोलाजेन होता है, ठीक है। अभी रिडक्शन और रीजनरेशन क्या है देख लो, थोड़ा सा देख लो। These are the series of reactions that led to the formation of glucose। ये देखो रिडक्शन हुआ ना यहाँ पे, ATP और NADPH, वहां से हाइड्रोजन ले लिया, तो हाइड्रोजन के एडिशन को क्या बोलते हैं हम लोग? रिडक्शन बोलते हैं। तो ये भी वही बोल रहे हैं। The steps involve utilization of 2 molecules of ATP for phosphorylation and 2 of NADPH for reduction per CO2 मॉलिक्यूल। देखा हम लोगों ने अभी की 2 PGA के लिए हम लोगों का क्या लगा, एक एक करके 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन एंड 2 ऑफ NADPH फॉर रिडक्शन पर CO2 मॉलिक्यूल फिक्स्ड। यानी कि एक CO2 मॉलिक्यूल को अगर फिक्स करना है, देखो एक CO2 मॉलिक्यूल को फिक्स करने का मतलब क्या है? 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाना। भी 6 कार्बन का एक कंपाउंड बनाने का मतलब क्या है? 2 × 3 PGA बनाना। तो घूम फिर के वही बात आ गया कि मैंने जो बोला था वही, कि 2 ATP लगेगा और एक NADPH, ठीक है, लग गया यहाँ पे। तो ये 2 PGA के लिए कितना लगा? यानी कि 2 PGA का मतलब ही तो हुआ ना कि एक कार्बन डाइऑक्साइड 5 कार्बन के RUBP में फिक्स करवा रहे हो, 5 कार्बन के RUBP में फिक्स करवा रहे हो, एक कार्बन डाइऑक्साइड मिला के हुआ 6 कार्बन। 6 कार्बन का मतलब ही 2 × 3 कार्बन, 2 × 3 कार्बन का मतलब ही 2 PGA, 2 PGA का मतलब ही क्या है कि 4 ATP और 2 NADPH, क्योंकि एक PGA का मतलब है 2 ATP और एक NADPH लग रहा है वहां पे। द फिक्सेशन ऑफ 6 मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2, यानी कि अगर 6 कार्बन को फिक्स करने जाओ ऐसे ही तो क्या होगा? 6 टर्न्स ऑफ दिस साइकिल लगेगा। तो 6 टर्न्स ऑफ दिस साइकिल लगेगा तो कितना होगा? हिसाब कर लो, तुम लोग हिसाब में बहुत अच्छे हो, नहीं तो लास्ट में मैं करवा देता हूँ। रीजनरेशन ऑफ द CO2 एक्सेप्टर मॉलिक्यूल RUBP इज क्रूशियल ऑफ द साइकिल टू कंटिन्यू अनइंटरप्टेड। यानी कि फिर से RUBP अगर नहीं बनाओगे भाई तो साइकिल कंटिन्यू कैसे होगा? RUBP तो यहाँ पे खर्च हो गया। द रीजनरेशन स्टेप्स रिक्वायर 1 ATP फॉर फॉस्फोराइलेशन टू फॉर्म RUBP, यानी कि एक ATP लगता है क्योंकि उसका फॉस्फेट लगेगा तभी जाके राइब्यूलोज बिसफॉस्फेट बना पाओगे। समझ में आ गया कि नहीं? बोलो, क्योंकि उसके अंदर भी फॉस्फेट है। यही है, चलो। Hence, for every CO2 molecule entering the Kelvin cycle, 3 molecules of ATP and 2 of NADPH are required। यानी कि 3 molecules of ATP लगता है एक केल्विन साइकिल के लिए एंड 2 NADPH लगता है। सर आपने तो बोला था कि एक के लिए 2 ATP लगता है और एक NADPH लगता है, यहाँ पे तो 3 ATP बोला गया है सर। क्योंकि सर यहाँ पे जो ये है ATP है ना मेरे भाई, तो ये 2 मल्टीप्लाइड बाई हो जाएगा ना, तो 2 मल्टीप्लाइड बाई ATP का मतलब क्या होता है? 2 ATP। और यहाँ पे एक ATP भाई कितना हुआ? 3 ATP हुआ कि नहीं हुआ? बोलो, 3 ATP हुआ कि नहीं हुआ? बोलो। मेरा पेन इतना डिस्टर्ब क्यों कर रहा है भाई? और कितना हो गया? यहाँ पे इंटू 2 कर लो तो 2 NADPH बन गया, ठीक है। चलो, तो यही यहाँ पे बोल रहा है।
तो इट इज प्रोबेबली टू मेक दिस डिफरेंस इन नंबर ऑफ एटीपी एंड एडीपी इज यूज्ड इन डार्क रिएक्शन, यानी कि शुगर को बनाने के लिए यही लगता है। ठीक है, तो यहाँ पे 6 के लिए कितना लगेगा, एक के लिए लगा 3 और 2, 3 एटीपी 2 एडीपी, तो 6 के लिए 18 एटीपी, 3 6 कितना होता है 18। ठीक है, और यहाँ पे देखो 2 करके यहाँ पे तुम लोग कर दो 6 इंटू 2 यानी कि 12। ठीक है, तो 1 ग्लूकोज के लिए इन होगा इतना, आउट होगा ये, क्योंकि एनएडीपी से एनएडीपी बन जाता है, एटीपी से एटीपी बन जाता है। समझ में आया कि नहीं आया बोलो। आई एम शुगर सर हियर। मैं आशा रखता हूँ कि आज का क्लास बहुत अच्छा और बढ़िया लगा होगा। बढ़िया लगा हो तो एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना सर क्लास बहुत बढ़िया था। साइनिंग ऑफ, गुड बाय, मिलता हूँ अगली क्लास में। लेकिन आज एक वादा करके जाना कि ये पूरा क्लास शिद्दत से नोट करना है और नीट में जितना भी क्वेश्चन आए इस टॉपिक से करके आना है। आज वादा करो। चलो मिलता हूँ अगली क्लास।